हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग समझ लिया था, जिसमें क्लस्टर एंड स्ट्रेटिफाइड सैंपल के टाइप समझे थे। मैंने ग्राफिक एक पिक्चर दिखाकर भी समझाने की कोशिश की थी कि स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये वेरिएशन इन डेटा है। वेरिएशन इज रिप्रेजेंट ऑफ एनी सेट ऑफ डेटा. For example, 16 ounce cans of beverage may contain more or less than 16 ounces of liquid. In one study, 8 16 ounce cans were measured and produced the following amount. तो यहाँ पर हम लोग ने एग्जाम्पल के तौर पे कोई पैकेट लिया, उसमें कुछ ग्राम मेंशन है कि ये 50 ग्राम्स का है, बट स्टिल उतनी एक्यूरेसी तो नहीं होती है ना। पैकिंग में बिस्किट्स का जो पैकेट्स है, चॉकलेट्स का पैकेट है, तो थोड़ा बहुत तो 0.1 ग्राम का आगे पीछे हो सकता है बनाने में, उस प्रोडक्ट को बनाने में। तो जब हमने उसका वेट चेक किया तो ये आपको है ना कुछ वेरिएशन नज़र आया। एग्जैक्टली 16 आउंस का कोई भी पैकेट नहीं था, या कोई पैकेट हो भी सकता है, बट यू हैव यू नो दिस different variation in product. Okay, so one product it was 15.8, one was 16.1, then 15.9, 16 भी था कोई। तो इस तरह के डेटा में कुछ वेरिएशन हो रहा है, डेटा में या पैकेज में वेरिएशन हो रहा है। तो हमने जब डेटा निकाला तो हमने ये देखा कि ये डेटा एग्जैक्टली 16 नहीं, ये वेरी कर रहा है। तो ये वेरी कर रहा है बिकॉज मेज़रमेंट, जब आप कोई भी चीज़ मेज़र कर करके पैकेज में डाल रहे हो तो थोड़ा बहुत 19-20 ये डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कितना एक्यूरेट या कितना कॉस्टली या कितना प्रीशियस है। ठीक है ना। तो अगर कोई सस्ता कोई प्रोडक्ट है तो उसमें हम लोग 2-4 ग्राम आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन यही कुछ अगर गोल्ड का है या कुछ कोई दूसरी कॉस्टली चीज़ है तो हम लोग और प्रीशियस जाने की कोशिश करते हैं। तो ये है वेरिएशन इन डेटा, द पॉइंट इज़ दैट। तो अब वो सैंपल्स हम जब लेंगे तो सैंपल तो एग्जैक्टली हमें मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है उसमें ही वेरिएशन है। तो इट वॉज मैंशन प्रीवियसली 2 or more सैंपल फ्रॉम सेम पॉपुलेशन take randomly and having close to same characteristic of the population likely to different from each other. Suppose Durin and Jung both decide to study the average amount of time students at their college sleep each night. Durin and Jung each take sample of 500 students. Durin uses systematic sampling and Jung uses cluster sampling. तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में मोस्टली डिटेल्स में जाते हैं हम लोग, एक स्टेप बाय स्टेप को सैंपल स्टडी करते हैं। पर इन क्लस्टर में क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बनाकर रैंडमली ग्रुप बनाएंगे और हेट्रोजीनियस डेटा होता है उसमें से एक एक सैंपल ले लेते हैं। तो दूरिन सैंपल will be different from Jung sample. Even Durin and Jung used to same sampling method. In all likelihood, their sample would be different. Neither would be wrong. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि सैंपल्स आप ले रहे हो क्योंकि सैंपल्स में वेरिएशन है, तो चाहे वो अगर सेम मेथड भी यूज़ करें और डेटा निकालने के लिए तो भी फ़र्क हो सकता है, क्योंकि वेरिएशन है डेटा में। ठीक है, तो इसी को वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, कि सैंपल्स में भी वेरिएशन हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपको फिर कुछ मेथड्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका जो काम है, वो आपका जो डेटा है वो किस टाइप का है, आपको कितना प्रीशियस वैल्यूज़ में जाना है। तो उसके लिए फिर अलग अलग स्टैट्स हैं, फार्मूलाज हैं, वो हम लोग बाद में अप्लाई करेंगे। साइज़ ऑफ सैंपल जैसे मैंने बताया कि आप कितना बड़ा सैंपल लेना चाह रहे हो, कितना एक्यूरेट चाह रहे हो, कितना सफिशेंट आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो डिपेंड करता है फिर कि आपको बहुत प्रीशियस अगर डेटा चाहिए, बहुत एक्यूरेट डेटा चाहिए, तो आपका सैंपल साइज़ बढ़ने वाला है। सैंपल साइज आप ज़्यादा लोगे, थोड़ा ज़्यादा लोगों से इंक्वायरी करोगे, ज़्यादा लोगों से पूछोगे, सर्वे करोगे, और गांव-गांव जाओगे, सर्वे करोगे। अगर आपको जैसे अम, अ, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जो विलेजेस हैं वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स का सर्वे करना है कि यहाँ पे पानी की कितनी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, कितने गांव में पानी आ रहा है, कितने में नहीं पहुँच रहा है। तो अब कितना ज़्यादा आपको डेटा एक्यूरेट लेवल पे चाहिए, अगर कोई पॉलिसी है, कोई प्लान है गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है। अब वो डिपेंड करता है कि वो उसने जो प्रोजेक्ट दिया हुआ है किसी कंपनी को, सर्वे कंपनी को, तो वो डेटा किस तरीके से मांग रही, कितना एक्यूरेट मांग रही है।
तो वो उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आप डेटा मांग रहे हो कि मुझे बहुत एक्यूरेट डेटा चाहिए, मुझे प्रॉपर बताओ कौन से गांव में लाइट या कौन से गांव में पानी है, कितना है आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, या कहाँ तक रीच है, तो अगर बहुत ही एक्यूरेट डेटा चाहिए तो वहाँ पे सैंपल साइज़ आपका बढ़ जाएगा। आप और भी ज़्यादा गांव-गांव जाओगे, और भी ज़्यादा फिर जो टीम होगी पूछेगी एक-एक से, वहाँ पे लोगों से, नॉट एवरीवन बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों से फिर इंक्वायरी निकालेगी। तो वो डेटा फिर जब वो देगी गवर्नमेंट को या कंपनी को, तो वहाँ पे बोलेगी कि हमने इतना सर्वे किया, इतने लोगों से हमने पूछा, इतना बड़ा साइज़ का सैंपल लिया है। तो ये डिपेंड करता है फिर आपका सैंपल साइज़ कितना बड़ा ये है। ये एक्सरसाइज है, ये आप कर लीजिएगा। एक डाइस है, इसकी फ्रिक्वेंसी है कि 1 कितने बार आ रहा है, 2 कितने बार आ रहा है। 20 रोल्स करने पर 1 कितने बार आया, 2 कितने बार आया। तो ये एक एक्सरसाइज दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी बेस पर। तो डेफिनेटली अब देखो, 2 एक्सपेरिमेंट किए आपने, दोनों में भी आप जो रिज़ल्ट होगा ज़रूरी नहीं सेम हो। सेम कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। आपने डाइस किया, एक बार 20 बार किया तो उसमें आपने डेटा पूरा फिल किया, ठीक है। फिर किसी और टाइम फिर वापस भी 20 टाइम्स आपने डाइस को ये किया, रोल किया और डेटा निकाला। तो यही होता है सैंपल साइज़, कि सैंपल सम टाइम वेरिएशन होता है सैंपल में। आपको सेम एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, एक्सपेक्टेशन मतलब वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो आप। तो इसीलिए हम राउंडिंग ऑफ लेते हैं। व्हाट इज़ राउंडिंग ऑफ? जैसे कि वेरिएशन जो था सैंपल में 15.9 था, 15.8, 16.1, ठीक है ना। इस तरह से वेरिएशन था आपका 16.1, 15.9, है ना, 16, 16.2, 15.8। तो आपने इसको राउंड राउंड फिगर 16 कर दिया कि यार 16 के आसपास घूम रहा है ये। तो ये प्रोबेबिलिटी और राउंडिंग ऑफ से आप ये करते हो। इसके बाद देखो लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। द वे a set of data is measured is called level of measurement. Called correct statistical procedure depend on a researcher being familiar with level of measurement. Not every statistical operation can be used with every set of data. Data can be classified into 4 level of measurement. तो जो मेज़रमेंट होता है उसके भी लेवल अलग अलग होते हैं, वो डिपेंड करता है आपका वो डेटा किस टाइप का है, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कि नॉमिनल स्केल लेवल है, ये एग्ज़ाम में आता है। नॉमिनल स्केल लेवल है, ऑर्डिनल स्केल लेवल है, इंटरवल है, रेशियो है। ये चारों का ज़रा डिफरेंस बहुत अच्छे से मैं समझाता हूँ आपको। देखो, जो नॉमिनल से, नॉमिनल के पास क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा होता है, दैट इज़ कैटेगरी बेस पे। जो कैटेगरी बेस पर डेटा है वो नॉमिनल है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने अगर एक स्कूल में आपने डेटा लिया कि बच्चों का परसेंटेज वाइज के हिसाब से डेटा लिया कि फ़र्स्ट ग्रेड डिस्टिंक्शन वाले कौन से हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले कौन से हैं, सेकंड ग्रेड के कौन से हैं, थर्ड ग्रेड के कौन से हैं, फेलियर में कौन है। तो जो ये कैटेगरी बनाई है, और डिस्टिंक्शन, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड एंड द फेलियर, ये आपका नॉमिनल स्केल हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपने सिर्फ कैटेगरी बनाई है, आपने अभी भी ऑर्डर नहीं दिया हुआ है। सुन लो, ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, आपने सिर्फ कैटेगरी बनाई है। थोड़ा बारीकी से समझना इस चीज़ को। 15-20 बच्चे 90 के ऊपर थे, फिर 50 बच्चे फर्स्ट ग्रेड में आ रहे थे, फिर 120 बच्चे सेकंड ग्रेड में आ रहे थे, 200 बच्चे थर्ड ग्रेड में आ रहे थे, 20 बच्चे फेलियर में आ रहे थे। तो ये जो है ना, ये आपने नॉमिनल स्केलिंग दी है, आपने अभी इसको रैंकिंग नहीं दी है। दिस इज़ नॉट रैंकिंग, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। दिस इज़ नॉट रैंकिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है ये कैटेगरी के अलग ही बच्चे हैं, ये कैटेगरी के अलग ही बच्चे हैं, ये कैटेगरी के अलग ही बच्चे हैं, ये कैटेगरी के अलग बच्चे हैं, और ये फेलियर कैटेगरी के बच्चे अलग हैं। तभी हमने क्या कि कैटेगरी दी है, इसका मतलब ये नॉमिनल स्केल दिया है हमने, इसकी क्वालिटेटिव बताया है हमने, राइट। क्वालिटेटिव बताया है हमने, ठीक है। किसी के कलर से, किसी के एबिलिटीज़ से, किसी के एक्सपीरियंस से। एक ऑफिस है, कंपनी है, उसमें सीनियर कितने लोग हैं, फिर जूनियर कितने लोग हैं, फ्रेशर कितने लोग हैं। तो यू आर मेकिंग कैटेगरीज, ओके, नॉट गिविंग एनी ऑर्डर, ओके। अभी ऑर्डर नहीं दिया है, अभी इसको ऑर्डर नहीं कहेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज आप हो सकते हो कि सर ये डिस्टिंक्शन है तो पहला ऑर्डर हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, नहीं, ये ऑर्डर नहीं, ये कैटेगरी हमने दिया है अभी फ़िलहाल, ठीक है। अब देखो ऑर्डिनल में
ऑर्डिनल में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसीलिए सिमिलर टू नॉमिनल जैसा होता है बट स्टिल डिफरेंस है। हाँ, तो द ऑर्डिनल स्केल डेटा कैन बी ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे ऑर्डर ऐसे दे रहे हैं, देखो ऑर्डिनल में क्या होगा, अब ऑर्डर दे रहे हो आप कि 95 लास्ट परसेंटेज वाला बच्चा था, मतलब फर्स्ट था सॉरी, और 32 लास्ट था। हमने रैंकिंग देना स्टार्ट कर दिया कि जो सबसे हाईएस्ट वाला है वो फर्स्ट नंबर 1 हो गया, फिर सेकंड जो हाईएस्ट था नंबर 2, फिर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, फिफ्थ रैंक, सिक्स रैंक, सेवन्थ रैंक, एट्थ रैंक। रैंकिंग ऐसी ही तो होती है स्कूल में। वो ऑर्डिनल हुआ। अब यहाँ पे देखो कैटेगरी नहीं हुई, यहाँ पे और डिटेल में चले गए, ऑर्डिनल में चले गए हम लोग। ऑर्डर हमने दे दिया, हमने नॉमिनल से ऑर्डर में आ गए हम लोग। हमने ऑर्डर दिया, रैंकिंग दी हम लोगों ने, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 100, इट्स लाइक दैट। ठीक है। सो अब देखो इंटरवल स्केल। ठीक, ऑर्डर के बाद इंटरवल स्केल देखेंगे हम लोग। इंटरवल स्केल इज सिमिलर टू द ऑर्डिनल लेवल। अब होता है कि सब सिमिलर हो, लेकिन एक एक कैटेगरी बढ़ रही है, एक एक डिटेलिंग बढ़ रही है। लाइक हम नॉमिनल से ऑर्डिनल में गए, थोड़ी सी डिटेल बढ़ी। ऑर्डिनल से इंटरवल में जाएंगे, थोड़ी सी डिटेल बढ़ेगी। अब इंटरवल में क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेटा। द डिफरेंस बिटवीन इंटरवल स्केल डेटा कैन बी मेजर थ्रू द डेटा डज नॉट हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हम जब स्केलिंग देते, एक इंटरवल गैप देते हैं हम लोग कि बताओ कि 10 से 20 के एज वाले कितने लोग हैं, 20 से 30 के एज वाले कितने बच्चे हैं, 30 से 40 के लोग कितने लोग हैं। अगर कुछ इस तरीके से हम क्या दे रहे हैं, इंटरवल दे रहे हैं, गैप दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो डेटा होता है उसे हम लोग बोलेंगे क्या, इंटरवल स्केल। तो टेम्परेचर स्केल लाइक सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट मेजर बाय यूजिंग इंटरवल scale in both temperature measure in 40 degrees equal to 100 minus 60 degree. Differences make sense between but 0 degree does not, because in both scale 0 is not absolute lowest temperature. Temperatures like -10 -15 exit and are colder than 0. तो अब देखो यहाँ पर इंटरवल स्केल में देखो, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर कि अब जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर के पास एक इंटरवल स्केल है। अब आप बोलोगे तो ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन ज़ीरो भी अपने आप में टेम्परेचर के लिए तो वैल्यू रख रहा है। ज़ीरो भी अपने आप में टेम्परेचर के लिए क्या रख रहा है, वैल्यू रख रहा है। तो यही हुआ ना इंटरवल स्केल है, क्योंकि इंटरवल स्केल है। यहाँ पे ज़ीरो को भी हम समझ रहे हैं कि ज़ीरो टेम्परेचर बहुत सर्दी है, -10 बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया। तो इस तरीके का डेटा या इंटरवल स्केल, ये इंटरवल में ज़ीरो की यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं बता रहे हैं, बट हम इंटरवल बता रहे हैं। तो इंटरवल लेवल can be used in calculation, but one type of comparison cannot be done. 80 degree is not 4 times as hot as 20 degree. अब यहाँ पर 80 डिग्री को हम इस तरीके से नहीं कह सकते 20 डिग्री का 4 टाइम्स जैसा हो रहा है। ठीक है ना। सो नॉर इज 80 डिग्री फ़ारेनहाइट 4 टाइम्स ऑफ हॉट एज 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। देयर इज नो मीनिंग ऑफ टू द रेशियो ऑफ 80 to 20। तो वो रेशियो से नहीं, ये मेजरमेंट अलग ही चीज़ होती है। ऐसे तो आप ज़ीरो पे आओगे तो ज़ीरो बोलोगे तो कोई टेम्परेचर ही नहीं है, देयर इज़ नथिंग, नो टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता है क्या, ज़ीरो पे एग्जिस्ट तो करता ही है, फील कोल्ड। समझे। तो ये होता है तुम्हारा इंटरवल स्केल। यहाँ पर वैल्यूज़ मतलब इंटरवल मैटर करता है, ज़ीरो की वैल्यू मैटर करेगा एज एन इंटरवल। अब देखो रेशियो स्केल में क्या होता है कि दे टेक्स data this that is measured using ratio scale care of ratio problem, it gives you the most information. Ratio data is like interval scale but it has a 0 point. यहाँ पे 0 point है, इसके 0 point की वैल्यू हो रही है। रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एंड फॉर एग्जांपल फॉर मल्टीपल चॉइसेस स्टैटिस्टिक्स फाइनल एग्जाम स्कोर आर 80, 60, 20 and 92. So out of the possible 100 point for the exams are machine graded. So data can put in order from lowest to highest. ठीक है, हम ऑर्डर में कर सकते हैं। The differences between the data have meaning. The score 92 is more than the score 68 by 24. So ratio can be calculated. तो smallest score is 0, so 80 4 times 20. यहाँ पे 20
इंटू 80 किया जा सकता है, वो एक फीलिंग ले सकते हैं। द स्कोर इज़ 80 4 टाइम बेटर दैन स्कोर ऑफ 20। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो 80 है वो किसी को 20 मार्क्स आए, तो जो 80 जिसके मार्क्स है 4 टाइम ज़्यादा है, वो इज़ गेटिंग 20 मार्क्स। तो यहाँ पर जो रेशियो जो है, जो सबसे ज़्यादा डिटेल देता है डेटा में, रेशियो स्केल। आई होप ये चारों पॉइंट आपको समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो मुझसे दोबारा डाउट पूछ लेना, तो मैं कोई और नोट से और अच्छे से समझा दूँगा। फ्रीक्वेंसीज तो पता ही है आपको कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ आइटम ज़्यादा होते हैं सेम टाइप के, तो वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी रखते हैं कि जैसे 2 साल के बच्चे, एक बिल्डिंग कितने बच्चे हैं, 3 साल के 5 बच्चे हैं, 4 साल के 3 बच्चे हैं, 5 साल के 6 बच्चे हैं, इट्स लाइक दैट। तो फ्रीक्वेंसी है। अब रिलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी एक रेशियो है ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स ए वैल्यू ऑफ डेटा ऑकर्स इन द सेट ऑफ ऑल आउटकम। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने कुछ इस तरीके बताया, जो टू जो वैल्यू है 3 बार आया है, 2 साल के 2 साल के 3 बच्चे हैं, टोटल 20 बच्चे हैं। एक बिल्डिंग में टोटल कितने बच्चे हैं? 20 हैं, समझो ऐसा। ठीक है ना। हमने 7 ईयर्स और 7 ईयर्स के बिलो वाला लिया है डेटा। 7 साल और 7 साल नीचे कितने बच्चे हम देख रहे हैं बिल्डिंग में, तो आउट ऑफ 20 अगर आप टोटल ये देखोगे तो 2+3+4+5+6+7, तो कितना हो गया? 2 3 5 4 9 5 27 हो रहा है बेटा। कितने हो रहे हैं टोटल? हाँ हाँ, यहाँ सॉरी ये देखना है ना, ये फ्रिक्वेंसी, वो तेज ग्रुप है, सॉरी ये वाला देखना है आपको। 3+5 8 3 11 6 17 और नीचे 3 20, टोटल 20 बच्चे हैं। ये फ्रिक्वेंसी मतलब नंबर्स, ये तो एज है सबकी, इससे क्या मतलब है। ठीक है, 20 लोग हैं। ओके, अब 2 साल के 3 बच्चे हैं, जो 3 बच्चे हैं आउट ऑफ 20, तो ये रेशियो में दे दिया हमने। आउट ऑफ 20 2 साल के 3 बच्चे हैं, आउट ऑफ 20 2 साल के 3 बच्चे हैं, आउट ऑफ 20 3 साल के 5 बच्चे हैं। 3 साल के ना, 3 साल के 5 बच्चे हैं, मतलब इसका जो रेशियो है 3 साल वाले बच्चों का रेशियो 0.25 है, ऐसे 0.25। ठीक है, 4 साल के बच्चे 0.15 रेशियो में है जैसे। ठीक है, 5 साल के 0.3 है। तो यहाँ से कम एक आइडिया हो जाएगा सबसे ज़्यादा कौन कौन सबसे ज़्यादा है, कौन से एज के बच्चे। 3 साल के बच्चे सबसे ज़्यादा, क्योंकि 0.25 है ना इन सब में। देखो सबसे ज़्यादा 0.25 की वैल्यू है, तो 0.25 का जो शेयर है वो 3 साल के बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं, 3 साल के बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से डेटा को समझने के तरीके रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। बाद में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है भाई, ये तो बचपन में हमने किया हुआ है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं कि फ्रिक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं, वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो क्या करोगे, जैसे 3 लिखा, 3+5 8+3 11+6 17+2 8 19+1 18 20। तो इसी तरह रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को अगर हम देखेंगे, तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को भी ऐड करते जाओ। पहले 0.15 वैसे 0.15 वैसे लिखा, 0.15 वैसे लिखा, तो 0.15 प्लस 0.25 प्लस 0.15 प्लस 0.30 प्लस 8.10 प्लस दिस, तो टोटल आ गया 1। फाइनली टोटल 1 आना चाहिए रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में। टोटल 1 आ जाएगा, क्योंकि जो ओवरऑल 1 को हम टुकड़े कर रहे हैं, 0.25 में, 0.15 में, 0.30 में, 0.10 में एंड 0.05 में। ठीक है, तो ठीक इसी तरह का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ये आप कर लेना। तो यहाँ पे देखो एक इसमें दिया हुआ है, कॉन्टीन्यूस ग्रुपिंग फॉर्म में दिया हुआ है, कॉन्टीन्यूस फॉर्म में दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं, यहाँ से यहाँ के एज के कितने लोग हैं, यहाँ से यहाँ तक में कितने लोग हैं। ठीक है, तो ये आपको कॉन्टीन्यूस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। बाद में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया ही हुआ है। सॉल्यूशन जो वाला ना समझे, ईच एंड एवरी लाइन तो एक्सप्लेन नहीं हो सकती है, आपको करना है। और जो आपको डाउट मिलेंगे वो डाउट स्क्रीनशॉट, या स्क्रीनशॉट तो इसमें हो ही रहा है, तो आपको डाउट पूछना है फिर। ठीक है।
ये सारे प्रॉब्लम कर लेना। जो डाउट हो तो पूछना, आप डाउट पूछना रहेगा ज़रूर। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लेक्चर 20 मिनट का हो गया है, काफ़ी बड़ा लेक्चर होता जा रहा है एक बार के लिए। एक्सपेरिमेंटल वाला चीज़ है, ठीक है, चलो ये नेक्स्ट उसमें करेंगे हम लोग।